नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ हमारे ऊपर अनुग्रह करते रहें। और ध्यान रखें कि हमारे आपणः जो हमारी मर्चेंडाइज शॉप है उसमें बहुत सारी नए टी शर्ट ऑप्शंस आ गए हैं, वहाँ जाकर आप चेक करें। मग्स भी आ गए हैं नए, उन पर आप जाकर क्लिक करके और देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा तूफान ला दिया है जो कहाँ जाकर रुकेगा अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से इस तूफान के सामने जो हैं, जिनको ये तूफान उड़ा कर ले जाने का पूरा मादा रखता है, वो हैं शरद पवार। क्योंकि शरद पवार जी ने देवेंद्र फडणवीस की गुगली का सामना ठीक से नहीं किया और वो हो गए उसके ऊपर बोल्ड। कैसे? एक रिपब्लिक पर अर्नब गोस्वामी के साथ देवेंद्र फडणवीस का वार्तालाप था। उस वार्तालाप में देवेंद्र फडणवीस ने उस समय की स्थिति बताई जब उन्होंने बिल्कुल सवेरे तड़के अचानक अजीत पवार के साथ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उस समय ये कहा गया था कि साहब कि ये उन्होंने बहुत उतावली दिखाई और उन्होंने एनसीपी में तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, जिसको शरद पवार जी ने विफल कर दिया। रहस्योद्घाटन ये हुआ देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा कि ये सारा कार्य जो हुआ था वह शरद पवार से मीटिंग करके उनसे पूरी सहमति लेके, उनके साथ चर्चा करके, लंबी लंबी चर्चाएं करके और अजीत पवार जी के साथ में ये सब तय हुआ था। और ये तय होने के बाद में ये हुआ कि साहब सवेरे शपथ ली जाएगी। उसमें अजीत पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और कह रहे कि साहब की शपथ लेने के 2-4 मिनट पहले शरद पवार ने कहा कि नहीं, मैं इस स्कीम के साथ नहीं हूँ। आप सोच सकते हैं कि शरद पवार ने कितना बड़ा धोखा किया। लेकिन उस समय कुछ हो भी नहीं सकता था और अजीत पवार ने कहा कि नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, शपथ तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बात करके इसको सेटल कर लूँगा। लेकिन शरद पवार ने कह दिया कि नहीं बच्चा, हमने तो अब दूसरा सौदा कर लिया है, इसलिए जो पिछला सौदा किया था वो कैंसिल, क्योंकि हम तो इस बाज़ार में हैं, यहाँ तो नीलामी के लिए हैं। जी हाँ, यहाँ तो हम नीलामी के लिए पड़े हुए हैं। जो लंबी ज़्यादा बोली लगाएगा, जो बड़ी बोली लगाएगा, हम तो उस बोली के साथ जाएंगे। ये बात ठीक है कि हमने देवेंद्र फडणवीस को कह दिया था कि हाँ भाई तुम जाओ, लेकिन अब बड़ी बोली लग गई है दूसरी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो हम बड़ी बोली के साथ जाएंगे। और उन्होंने ये पूरा का पूरा उसके बाद जो आपने देखा, जो नाटक हुआ, जो वो सब ने देखा हुआ है कि किस तरह से शरद पवार ने कहा कि नहीं नहीं, ये मुझसे पूछ के नहीं किया गया है, मैं इसके में सम्मिलित नहीं हूँ। कैसे सुप्रिया सुले ने जो है वो अजीत पवार को ही एक तरह से धोखेबाज बता दिया। वो सारा का सारा नाटक हुआ और उसके बाद फिर अजीत पवार के पास भी कोई चारा नहीं रह गया कि वो भी वापस जाएं, और वो सरकार कुछ ही दिन चली गिर गई। जब ये रहस्योद्घाटन देवेंद्र फडणवीस करते हैं तो हमारे सुनामधन्य शरद पवार जी जो हैं वो मैदान में वापस आते हैं और कहते हैं कि वो तो मेरी गुगली थी। हाँ जी, वो शरद पवार जी की गुगली थी। अब शरद पवार जी किस हाथ से गुगली फेंकते हैं पता नहीं भाई।
हाथ से फेंकते हैं कि ज़ुबान से फेंकते हैं कि किस तरह से करते हैं, क्योंकि अब कोई गुगली फेंकता है ना बॉलर, तो वो जो गुगली है वो किस तरह से फेंकी जाती है, वो जो कलाई है ना, वो कलाई के पीछे से फेंक दी जाती है, कलाई मोड़ दी जाती है पूरी और पीछे से निकलती है, तो वो दूसरी तरह से स्पिन होती है। जो अच्छा बैट्समैन है उसको पहचान भी जाता है। लेकिन भाई इन्होंने तो वो जो गेंद थी वह हाथ से तो फेंकी ही नहीं थी, इन्होंने तो वो फुटबॉल की तरह मारी थी। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी सोच रहे थे कि भाई ये तो आएगी सीधी सीधी, जिस तरह से फेयर बॉलिंग होती है उस तरह की फेयर बॉलिंग है, तो फेयर बॉलिंग में लेग ब्रेक भी चलती है, गुगली भी चलती है। लेकिन इन्होंने तो उसको अपने हाथ से नहीं, पैर से मार के और विकेट पे फेंक दिया। नो बॉल थी, तुरंत डेड बॉल देनी चाहिए थी, लेकिन कोई अंपायर जो था वो भी वहाँ नहीं था, अंपायर खुद ही थे वो, और उन्होंने इस तरह से धोखाधड़ी कर ली। वो कह रहे हैं गुगली थी। तो देवेंद्र फडणवीस जी आसपास पूछते हैं कि भाई वो गुगली तो थी बोल्ड करने के लिए, हमको ये दिखाने के लिए। शरद पवार जी कहते हैं कि ये दिखाने के लिए थी कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो है वो सत्ता के लिए कितने आतुर हैं। तो भाई सत्ता के लिए कौन क्यों नहीं आतुर होता है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री हर मीटिंग में, जिसमें उद्धव ठाकरे भी सम्मिलित रहते थे, हर उस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। तो वे यदि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो इसमें कौन सी आप गलत बात सोच रहे थे कि भाई वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिसके नाम पर चुनाव जीता गया, वो मुख्यमंत्री ना बने, ऐसा आपने कैसे सोच लिया। तो देवेंद्र फडणवीस भी सही कहते हैं कि भैया बोल्ड मैं तो नहीं हुआ, बोल्ड तो तुमने अपने भतीजे को ही कर दिया, और भतीजा जो है आज तक उससे उभर नहीं पाया है, और भतीजे को लगातार बोल्ड करते जा रहे हैं शरद पवार जी। अब उन्होंने सुप्रिया सुले को जो है वो बना दिया कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के साथ में, साइडलाइन कर दिया, और अब वो जो है वो भतीजा वो लगातार पैतरे खेल रहा है। अब इन पैतरेबाजी में क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि सही बात है, सबने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं शरद पवार ने जिसे ठगा नहीं। जो भी शरद पवार के पास गया है ऐसी अमरबेल है कि उसका जो सारा रस है वो अमरबेल सोख लेती है। परजीवी है या स्वयं जीवी है, कोई आज तक पता नहीं कर पाया शरद पवार का। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शरद पवार का अब लॉन्ग टर्म खेल जो है वो अब नहीं चलने वाला, क्यों जैसा कि मैं देख रहा हूँ शरद पवार और अजीत पवार में जब से भेद, मनभेद, मतभेद ये सब सामने आए हैं, तब से जो एनसीपी का जो वोटर है वो भी कंफ्यूज हो गया है। इन सब तरह तरह की जो गुगलियों से उन्होंने और किसी को बोल्ड किया हो या ना किया हो, शरद पवार ने एनसीपी के मतदाता को तो पूरी तरह से बोल्ड कर दिया है एक, और उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बोल्ड कर दिया है दो, और अजीत पवार एक बार बोल्ड हो चुके हैं लेकिन पूरी तरह से बोल्ड नहीं हुए हैं। वे जो हैं अभी किसी भी गेंद पर छक्का मार के उसे बाउंड्री से बाहर पहुंचाने की ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। अब आगे बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं। अब बीएमसी के चुनाव में शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस को बोल्ड करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं तो बहुत सारी सीटों पर लड़ूंगा। सबको पता है कि शरद पवार की पार्टी का कोई बेस नहीं है मुंबई में। मुंबई में या तो शिवसेना है या कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की पार्टी एक साथ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अधिक यहाँ पर जो भी उनका समझौता होगा उसमें वो अधिक सीटें लेकर और लड़ेंगे, क्योंकि शिंदे भाई जो हैं उनकी भी एक सीमा है वहाँ पर।
और शिंदे भाई को आगे एक मराठा चेहरा बनाया इसीलिए गया कि भाई चेहरा मराठा का दिखता रहे, बाकी जो है सारा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में आया था कि साहब एक एडवर्टीज़मेंट चला दिया गया, उसके बारे में भी पूछा गया कि भाई ये शिंदे ने एडवर्टीज़मेंट चलाया कैसा, आपकी शिंदे जो है वो अगला मुख्यमंत्री है और मोदी प्रधानमंत्री है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को नकार दिया गया। बाद में वो विड्रॉ कर लिया गया, तो उस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई शिंदे जी को पता नहीं था, उनके नीचे वाले लोगों ने कर दिया हो, कि जो भी हो वो मामला जो है वो सुलट गया लगता है। उस पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वैसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ये अलग बात है कि अपनी पत्नी को आज तक नहीं समझा पाए, लेकिन पत्नी को कौन समझा पाया? उनकी पत्नी अगर उल जलूल हरकतें ना करें तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय परिदृश्य पे भी अपना स्थान बना सकते हैं। तो महाराष्ट्र में शरद पवार जी अपनी ही गुगली से बोल्ड हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभी तो मैंने एक रहस्योद्घाटन किया है और ऐसे कई रहस्योद्घाटन होने बाकी हैं, तो आगे के क्या रहस्योद्घाटन होंगे उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये भी अब लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति विशेषकर लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से चलाने में सफल हो रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।